फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एचपी कंपनी अपने प्रिंटर को बेचकर ₹1 भी नहीं कमा रही है, तो फिर आप क्वेश्चन करोगे सर अगर ये पैसे नहीं कमा रही हैं, तो ये प्रिंटर बेच क्यों रही हैं? होता क्या है जब हम एचपी के प्रिंटर लेकर के आते हैं, तो कंपनी चाहती है कि हम उनको 5-6 साल आराम से यूज़ करें और फिर क्या होता है हमें पता है कि जब हम एक सर्टेन प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो फिर हमें रिफिल करवाना पड़ता है इंक, कार्ट्रिज वगैरह ये सब रिफिल करवाना पड़ता है। तो कंपनी ये चाहती है कि आप बार-बार हमारे पास आओ रिफिल करवाने के लिए और यहाँ से वो आपसे पैसे चार्ज करती हैं और ये है इनका मेन रेवेन्यू मॉडल। इसी को बोलते हैं रिकरिंग नेचर ऑफ रेवेन्यू। इसमें क्या होता है आप एक बार कस्टमर को एक्वायर करते हो, फिर वो हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको कुछ ना कुछ पैसे देता रहता है और आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करती रहती है। ये होता है रिकरिंग नेचर ऑफ रेवेन्यू मॉडल। इसको हम लोग कैसे अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। दूसरा जो तरीका है, देखिए फ्रेंड्स जब आप लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हो कहीं घूमने फिरने के लिए, तो बहुत सी वेबसाइट हैं जो आपको पूरा पैकेज देती हैं, जिसमें जो होता है ट्रेन का, फ्लाइट का, होटल, कैब, कार बुकिंग और घूमना फिरना, ये सब इंक्लूड रहता है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कस्टमर का कि हमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि भाई हमें पता है कि भाई हमें ₹20,000 देना है। अब ₹20,000 में फ्लाइट और होटल, खाना-पीना सब कुछ है। तो मेरी भी हेडेक खत्म हो गई, मुझे भी फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना है कि क्या करना है, मैंने एक पैकेज परचेज़ कर लिया। अपनी बजट के हिसाब से मैं एक पूरा पैकेज परचेज़ कर लेता हूँ। ये है दूसरा तरीका कि कैसे हम अपनी प्रैक्टिस में भी एक पूरा पैकेज बना करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो आज बात करेंगे अपनी प्रैक्टिस को कैसे ग्रो करना है। एक तो होता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हमें क्या करना है उसको आगे ले जाकर के ग्रो करना है, बड़े लेवल पर लेके जाना है। तो आज मैं बात करूँगा इन 2 तरीकों की। मैं हूँ सीए शमशेल, आप देख रहे हैं सी मेथड 24। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस को ग्रो कैसे करना है। एक होता है प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर लिया, तो हमने भाई प्रैक्टिस को तो हमने चलो ठीक है अब एस्टैब्लिश हो चुकी है, बट अब हमें क्या करना है उसको ग्रो करना है। तो प्रैक्टिस ग्रो करने का मतलब ये है एक तो हमारे क्लाइंट्स भी बढ़ें और जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं वो भी बढ़े। अभी मैंने आपको एचपी प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज उन कस्टमर या उन सर्विसेज पे टारगेट करती हैं जो बार बार आके पैसा दे के जाते हैं। तो बस यही कुछ हमें भी करना है, हमें फोकस करना है रिकरिंग नेचर ऑफ वर्क के ऊपर। देखिए क्या होता है, एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपसे बोला कि भाई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपने 500, 1000, 2000 जो भी चार्ज किया, बट वो एक बार आया, उसने आपको पैसा दिया, आपने सर्विस दी और वो चला गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका जो डे टू डे खर्चे हैं उससे निकल रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी प्रैक्टिस को स्केल करने के लिए आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिकरिंग नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, कि कस्टमर बार बार आपके पास आए, क्लाइंट बार बार आपके पास आए और आपको पैसा दे के जाए। जिसमें हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, पहला नाम आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। एक बार कोई भी क्लाइंट आता है जिसने आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो फिर रिटर्न भी आपसे ही भरवाएगा और उसको रिटर्न भरना ही भरना है एवरी मंथ। तो इस तरीके के काम पर फोकस करिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इजीली अवेलेबल वर्क है वो है जीएसटी। तो एक तो हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसमें हम लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं जिससे हमें बार बार क्लाइंट आता है और बार बार हमें पैसा दे के जाता है। दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स रिटर्न तो साल में एक बार फाइल होता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। जो ठीक ठाक क्लाइंट्स होते हैं उनको अकाउंटिंग की नीड होती है। जब तक आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे, आप उनका आईटीआर फाइल कर ही नहीं सकते हो। तो अकाउंटिंग भी एक ऐसा वर्क है जो लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चलता रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है तो फिर तो वो रियल टाइम बेसिस पे अकाउंटिंग करता है। अगर कोई छोटा मोटा क्लाइंट है तो वो भी वीकली या मंथली बेसिस पे अकाउंटिंग की नीड उसको होती ही है। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आईटीआर फाइल करना है बिजनेसमैन और वो अकाउंटिंग ना करवाए, सभी को करवाना ही पड़ता है। तो अकाउंटिंग भी वो वर्क है जिससे हमें एवरी मंथ कुछ ना कुछ इनकम हो सकती है। उसके अलावा हमें फोकस करना है पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन। ये भी एक ऐसा काम है, इसमें भी पीएफ और ईएसआई का जो रिटर्न है वो एवरी मंथ फाइल करना होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मंथली इनकम की। ठीक हो गया जी। तो ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया, इसके अलावा और भी बहुत से वर्क हैं जो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हम उन कामों से
हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर बेसिस पे हमें उनसे इनकम हो सकती है। उसके अलावा टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स एडवाइस, जब आपके साथ कोई क्लाइंट जुड़ता है तो ऐसा नहीं है कि बस जब उसको काम हुआ तभी आपको उसके पास वो आपके पास आएगा या आप उसको कॉल करोगे कि भाई अब जीएसटी रिटर्न का टाइम आया है तो अब आप उसको कॉल करके बता रहे हो। नहीं, आपको अपने क्लाइंट के साथ 24/7 कनेक्ट रहना है। कनेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, मतलब आप उसको कॉल करो, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसको क्या क्या एडवाइस चाहिए। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन किसी बिजनेस में होता है ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन से पहले उसको नीड होती है, कितना पैसा उसको अकाउंट में लेना है, कैश में कितना ले सकता है, किसको हम उधार दे सकते हैं, किससे हम लोन ले सकते हैं। बहुत तरीके की एडवाइस होती है। जब आप प्रैक्टिस में एक क्लाइंट के साथ डील करते हो तो उसके बहुत सी उसको एडवाइस चाहिए होती है। कई बार ऐसा क्या होता है कि वो बिना किसी एडवाइस के काम कर बैठता है और साल के एंड में पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शन किया है ये नहीं करना चाहिए था, या फिर अकाउंट में खूब पैसा आ रहा है, जीएसटी का रिटर्न नील का फाइल हो रहा है। तो ये वो एडवाइस होती है या वो टैक्स प्लानिंग होती है जो आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हो और इसका भी आप पैसा चार्ज कर सकते हो। और अगर मैं आपको बताऊं, इन तीनों से ज्यादा पैसा है टैक्स प्लानिंग और टैक्स एडवाइस में। जब आप अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रिटर्न वगैरह से कम पैसे कमाओगे, सिर्फ आप अपने एक क्या करोगे, एडवाइस देके, सिर्फ कंसल्टेंसी देकर जो पैसे आपको मिलेंगे ना, वो आप देखोगे सबसे ज्यादा होते हैं। तो कंसल्टेंसी अपने आप में एक पूरी फील्ड है। कई बार क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं हो, आप सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, किस में करवाना है, कैसे टैक्स की प्लानिंग करनी है, कहाँ आप फंस सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है। और इन चीजों के लोग हजारों रुपए चार्ज कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे सीए, ऐसे ऐसे लॉयर को जानता हूं जो सिर्फ कंसल्टेंसी का, आधा घंटा कंसल्टेंसी का 10 से 15 हजार भी चार्ज करते हैं। हालांकि वो सारी चीजें जब आप एक एक लेवल पर पहुंच जाते हो, जब आपकी नॉलेज उतनी रिफाइन हो जाती है, तब आप उसके पैसे चार्ज कर सकते हो। तो इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, और भी बहुत से काम हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो रेकरिंग नेचर ऑफ वर्क है उसके ऊपर फोकस करिए। बाकी काम जो आ रहा है ठीक है, उससे आपका डे टू डे खर्चा निकल रहा है, लेकिन जो रेगुलर नेचर के वर्क होते हैं वो आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपके पास सिर्फ 30 क्लाइंट हो जीएसटी के और अब वो आपको महीना 1,000 रुपए दे रहे हैं, उसी तरह पीएफ के भी 20 क्लाइंट हो गए भाई, 1,000 रुपए वो भी दे रहे हैं, अकाउंटिंग वगैरह आप कर रहे हो और आप एकदम मिनिमम मंथली सिर्फ 2,000 चार्ज कर रहे हो, तो फिर भी आप देखो सिर्फ इतने से क्लाइंट से आप महीना 60-70 थाउजेंड आराम से अर्न कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सब क्लाइंट्स अलग अलग हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा एक ऐसा क्लाइंट है जो जीएसटी भी आपसे करवा रहा है, पीएफ भी करवा रहा है, अकाउंटिंग भी करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है 50-60 अलग अलग क्लाइंट्स होंगे। ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनको जीएसटी की भी नीड है, पीएफ की भी नीड है, अकाउंटिंग की भी नीड है। तो अगर आपके पास सिर्फ इतने बेसिक क्लाइंट्स भी हैं तो भी आप महीना 60-70 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। ये क्लाइंट्स बार बार आपके पास आएंगे मंथली बेसिस पर और आपकी इनकम होगी। ठीक हो गया, आगे चलें। इसके अलावा मैं यहां पर एक और सजेशन आपको दूंगा, डू कोलैबोरेशन विद अदर्स। आज के टाइम में कोलैबोरेशन एक ऐसी चीज है जिसको बेस बनाकर आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस नहीं, कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप देख भी रहे होगे, कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, कोई किसी के चैनल पर जा रहा है, कोई किसी बड़े ब्रांड के साथ जो है कोलैबोरेशन कर रहा है। क्यों? ताकि रीच बढ़ जाए। अब सर हम कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं? आप अपने एरिया में जो आपके सीनियर हैं, जो आपके बड़े हैं, उन तक जा सकते हो। देखिए, आपको अपनी नीड ना क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत से क्या होता है, बहुत से ऐसे लॉयर हैं, सीए हैं जिनके पास इतना काम है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, वहां पर जाइए, अपनी एक्सपर्टीज प्रूव करिए और उनसे ये बोलिए कि आपका अगर कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्लाइंट्स को मना करने से अच्छा है कि आप हमसे करवाइए। हम आपका काम करके देंगे, ये चार्ज है, हम इतने में आपका ये काम करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो आसपास के प्रोफेशनल हैं उनके साथ कोलैब करिए। हो सकता है कोई आप किसी के पास जाओ तो वो मना कर दें, कोशिश करने में क्या जाता है, बिकॉज कोलैबोरेशन बहुत बड़ी पावर है। तो इसके बारे में सोचिए। तीसरा आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो हमेशा फोकस करिए कहां से आपका टाइम और एफर्ट्स
बच सकता है। अननेसेसरी फालतू कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अगर कोई काम 5, 10, 15, 20 मिनट में हो सकता है तो उसको कंप्लीट करिए, उसके लिए 1 घंटा मत लगाइए। क्यों? आपका जब टाइम किल हो जाएगा तो आप अपनी नॉलेज कब इंप्रूव करोगे? आप जो है अपने प्रैक्टिस को स्केल करने के बारे में कब सोचोगे? नई-नई जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके बारे में कब सोचोगे? अगर आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा तो। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपना टाइम और जो आपका एफर्ट है उसको जितना हो सके सेव करने की कोशिश करिए। तो ये तो हो गया रिकरिंग नेचर का जो हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं पैकेज कैसे सेल कर सकते हैं, और ये भी आपको पता है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप आजकल किसी भी फील्ड में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाओ वो एक पैकेज बना के आपको दे देता है। क्यों? इससे क्या होता है, क्लाइंट भी अट्रैक्ट होता है, और जो क्लाइंट होता है उसके लिए बेनिफिट ये होता है कि उसको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो इसको हम लोग अपनी प्रैक्टिस में कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसको जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाना है, पीएफ भी करवाना है, अकाउंटिंग भी करनी है, आईटीआर भी फाइल कराना है। अब क्या होगा, आपने उसको बताया कि भाई 1,000 रुपए महीना जीएसटी का, 1,000 रुपए महीना पीएफ का, और चलिए अकाउंटिंग का भी 1,000 लेंगे और आईटीआर का भी 1,000 रुपए लेंगे। तो अब हर महीने आप उसको फोन करोगे, सर पैसे दे दीजिए, जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ है, पीएफ का रिटर्न फाइल हुआ है, ये करोगे आप। तो क्लाइंट भी बार बार इरिटेट होगा कि यार ये हर महीने फोन कर रहा है पैसों के लिए। आपको भी खराब लगेगा, एवरी मंथ आप उसको कॉल कर रहे हो, सर मेरी फीस दे दीजिए, वो कहेगा अगले महीने ले लीजिएगा। फिर आप कहोगे अच्छा सर आपने कहा था पिछले महीने, सर मेरी फीस दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको भी बार बार कॉल कॉल करना अच्छा नहीं लगेगा, और क्लाइंट भी इरिटेट हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि आप अपने क्लाइंट्स को बुलाइए और उससे ये कहिए, देखिए आपकी भी बचत हो रही है। आपकी बचत कैसे हो रही है? ऐसे आप मुझे पे कर रहे थे 37,000, मैं आपको एक ईयरली पैकेज दे रहा हूं 30,000 का, तो 7,000 रुपए आपके भी बच गए। अब आपको मुझे ईयरली 30,000 देना है, तो 30,000 आप मुझे दे दो, आप भी फ्री मैं भी फ्री। अब हो सकता है वो पूरा एक बार में ना दे, तो आप यहां पर ऑफर दे सकते हो कि 50% आप अभी दे दीजिए जब ईयर स्टार्ट होगा, और 50% आप कब दीजिएगा? जब ईयर एंड हो जाएगा। तो आपको भी साल में सिर्फ 2 बार पेमेंट करना है, कितने का? 15,000 और 15,000। और मुझे भी हेडेक नहीं है कि मैं हर महीने आपको कॉल करूं, सर फीस सर फीस सर फीस। तो डबल फायदा हो रहा है। अगर आपने पैकेज बना के बेचना शुरू कर दिया तो क्लाइंट का भी फायदा, आपका भी फायदा। जैसे मान लीजिए अब आपका कोई क्लाइंट है, सिर्फ जीएसटी करवा रहा है, तो हर महीना 1,000 रुपए, साल के 12,000 हो गए। आप उसको क्या कर रहे हो, आपने उसको पैकेज बेच दिया कि साल का 10,000, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पूरा पैसा अभी देना पड़ेगा, हर महीने नहीं, साल के एंड में नहीं। अगर आप अभी पूरे साल का पैसा पे कर दे रहे हो तो आपको 2,000 रुपए का आपका फायदा, मेरा फायदा ये है कि मुझे आज पैसा मिल गया। अब ना मैं आपको कॉल करूंगा ना आप मुझे कुछ बोलोगे, आराम से दोनों लोग काम करेंगे। आपका फोकस बिजनेस पर, मेरा फोकस कंप्लायंस के ऊपर। ठीक है, तो पैकेज का ये फायदा होता है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कैसे करना है। तो ये वीडियो इसी बारे में था कि प्रैक्टिस में हम लोग कैसे अपनी प्रैक्टिस को और आगे ग्रो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसमें मैंने अपने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो में मैं लाता रहता हूं। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें। एंड फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे एक्सेल की यूटिलिटी आप लोगों के लिए दे रखी हैं, और बहुत ही नॉमिनल खर्चे पर। पहला है आपका जीएसटी इनवॉइस एंड स्टॉक का। अगर अगर आप का क्लाइंट है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसका पहला क्वेश्चन आपके साथ क्या होता है कि सर मुझे एक इनवॉइस का प्रोफार्मा दे दीजिए। तो आप सिर्फ 99 रुपीज में ये परचेज कर सकते हो और अपने सारे क्लाइंट्स के लिए इसको यूज कर सकते हो। ना सिर्फ इससे आप इनवॉइस बनाओगे ऑटोमेटिक, बल्कि आप इससे स्टॉक भी मैनेज कर सकते हो, कितना आया कितना गया। कॉस्ट क्या है? सिर्फ 99। उसी तरह हर महीने हमें क्या करना है, बुक आईटीसी को जीएसटी 2B से रिकंसाइल करना होता है। उसके लिए कितना है? 149। एक्सेल का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये अगर आपके पास छोटे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, मिड साइज या स्मॉल साइज के अकाउंट आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हो। 349 रुपीज का सिर्फ है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, और इसमें आप अपने छोटे मोटे क्लाइंट्स की अकाउंटिंग आराम से कर पाओगे। उसके अलावा कई बार हमारे क्लाइंट्स प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट भी हमसे मांगते हैं, उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट सिर्फ 10 मिनट में आप इससे बना सकते हो। वीडियो मैंने बना रखा है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग सारे वीडियो देख सकते हो। तो ये भी है सिर्फ 149 रुपीज में। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं जो आपके टाइम को बचाएंगे और आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस को आगे ग्रो करने के लिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।